दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। विशेष बात, नव वर्ष, पहला एपिसोड। हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी मनोकामनाएं जो अधूरी रह गई, जो सपने संजोए थे पूरे नहीं हुए, खुशहाली कैसे आए, खुशी कैसे मिले, सफलता तो मिली लेकिन मनोवांछित सुख नहीं मिला, आदि आदि। कई लोग हैं सतत रूप से चिंतन करते हैं, जो मनीषी हैं। आप देखेंगे, आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे अनेक पुस्तकें हाउ टू अचीव सक्सेस या जीवन में सफलता अर्जित कैसे करें निकलती हैं। अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब यह हुआ है कि सफलता तो मिलेगी लेकिन मुख्य बात है खुशी हासिल कैसे हो। और कहते हैं कि खुशी आप औरों को देंगे तो आपको फ्रॉम विद इन खुशी मिलेगी। तालियां बजाइए इस बात के लिए और इस संकल्प के लिए। और वो इसलिए कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम शुभकामनाएं देते हैं दूरदर्शन की ओर से, दूरदर्शन के निदेशक रमेश शर्मा साहब की ओर से कि आपका भविष्य उज्जवल हो, सफलता आपका वर्ण करे, सुखी जीवन हो आपका। लेकिन विशेष बात जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में विराजित हैं वो अधिकारी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित किए गए हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, आरएएस से लेकर आरपीएस, अकाउंट्स और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज में। और आप सभी की अपेक्षा, आप जो चाहते हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, ये सिविल सर्वेंट्स हैं, आपने जो ट्रस्ट इनमें पोज किया है वो उन पर खरे उतरें। एक आम आदमी की त्रासदी आज इस बात में नहीं है कि वो सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसका काम होता है या नहीं। उसकी समस्या यह है वो आतंकित रहता है जब प्रविष्ट होता है किसी कार्यालय में या एक ग्रामीण गांव में जो आतंक है उससे मुक्ति पाने के लिए कलेक्टर या एसपी से मिलने के लिए जाता है तो आशंकाओं से घिर जाता है, क्या मुझे राहत मिलेगी। वो ये चाहता है कि मैं जाऊं तो मेरी अस्मिता की रक्षा हो, उसका हनन नहीं हो, एक ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन क्या वो रख पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि नव वर्ष पर हमारे लाखों लाख दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप जबरदस्त तालियां बजाकर अपने संकल्प से उन्हें अनुप्राणित करें, उन्हें आश्वस्त करें कि आप उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। जोरदार तालियां। कुछ चीजें कालजयी हुआ करती है। मैंने पिछले एपिसोड में यह बात कही थी क्योंकि समस्या एक पैदा होती है बिकॉज इंडिविजुअली हम सिंगुलर पर्सन कुछ नहीं कर सकता। नानी पालकी वाला अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बात कही, इंडिविजुअली वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड बट कलेक्टिवली वी आर द वर्स्ट। यानी हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति एकाकी रूप से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है लेकिन समूह रूप में निकृष्टम। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज कोऑर्डिनेशन। तो बीच में क्या आता है? ईगो, ईगो एंड ईगो। आइंस्टाइन ने कहा है ईगो इज इक्वल टू 1 by knowledge. Ego is equal to 1 by knowledge. Greater the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, greater the ego. तो आइए एक संकल्प आज ईगो का, अपने अहम का दहन करते हैं। तालियां इस संकल्प के लिए बजाइए जोरों से आप। और
नव वर्ष का एपिसोड है। मैं एक चीज की और पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। काइंडली कीप दिस इन माइंड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर। Elected representatives, whether the Prime Minister and the Council of Ministers, Chief Minister and the Council of Ministers, and जो local bodies हैं, सभी चुने हुए लोगों की मंशा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या है, उसे अमली जामा कैसे पहनाना है और अंत तो गतवा डिलीवरी कैसे होनी है। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप। और अठाक के वही तीन पात कि जब सरकारें चुनावों में जाती है तो मत पेटियों पर पार्टियां दम तोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट पीपल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन ओनली टू रिप्लाई। बोला नहीं, उससे पहले जवाब हाजिर है। और अंत में एक चीज को मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा। हम 2 एपिसोड्स आपके साथ आज तैयार करने जा रहे हैं कि जीवन में खुशहाली आए, यह संकल्प दुनिया भर में होता है नव वर्ष पर कैसे आए? जीवन है क्या? लोग लगे हुए हैं इसमें, अपनी अपनी मीमांसाएं हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। वेयर इज लाइफ? वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। वेयर इज लिविंग? वी हैव लॉस्ट इन विजडम। वेयर इज विजडम? वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। एंड वेयर इज नॉलेज? We have lost in information. And where is information? Though there is an explosion of information, greater confusion is there. ये सही, ये सही, ये सही या ये सही। एंड दूरदर्शन का जब रमेश शर्मा साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे जब चर्चा करते हैं तो सतत रूप से एक ही निर्देश देते हैं कि हमें प्रश्नोत्तरी को एक फोकस्ड इस तरह से बनाना है कि हर व्यक्ति सही मार्ग क्या है, सही सूचना क्या है, उसके लिए हम जिज्ञासु कैसे बने, इंक्विजिटिव कैसे बने, यह प्रयास करना है। इस ललक को जगाना है। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। और हम आरंभ कर रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। जोरदार तालियां बजाइए। और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS, SCM रीपा, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से आप पधारे हैं। तालियां अपने लिए बजाइए जोरदार तरीके से आप। और साथ में यहां पर उपस्थित हैं आज की मुख्य अतिथि सुश्री गुरजोत कौर, डायरेक्टर जनरल ऑफ OTS। उनके सम्मान में तालियां बजाइए। और अब मैं औपचारिक रूप से आप सभी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि यह एक स्वर्णिम अवसर है दूरदर्शन के इतिहास में कि पूरा का पूरा कंटिंजेंट जो RPS ने सेलेक्ट किया है वो आज यहां उपस्थित है। रमेश शर्मा साहब से कि पधारें और आज आप स्वागत करें औपचारिक तरीके से डायरेक्टर दूरदर्शन। तालियां जोरों से बजाइए आप। रमेश शर्मा साहब। सबसे पहले दूरदर्शन के स्टूडियो में आप सब विद्वानों का, आप इंटेलिजेंट हैं, कमीशन की मोहर इस पे लग चुकी है। मैं स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे इंटेलिजेंट, लेकिन आगे के जो सफ़र हैं, इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, लेकिन वाइज होना और क्रिएटिव होना, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आपने अपने इंटेलिजेंट होने का प्रूफ तो दे दिया,
इस मुकाम तक आप पहुंच गए। इसके लिए आप सबको दूरदर्शन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। माननीय डायरेक्टर जनरल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम एक ओहदे हैं। किसी का प्रोफेसर होना, ये एक छोटे छोटे रुतबे हैं। मैं इनके कोई मायने नहीं समझता, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि माननीय आदरणीय गुरजोत कौर जी के ज़ेरे साया आपको ये ट्रेनिंग हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब भी जिंदगी में उनसे मिला, जयपुर आए हुए मुझे अभी 10-11 महीने हुए हैं। इससे पहले मैंने अपनी 30 साल की सर्विस दिल्ली में गुजारी, फिर मेरा तबादला यहाँ हो गया और मैं यहाँ आ गया। लेकिन मैडम गुरजोत जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे सीखा। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि ये मेरी टीचर हैं या ओटीएस की डायरेक्टर जनरल हैं या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग हैं। मैंने जब भी इनसे सीखा, मैंने सीखा इनके संस्कार इतने उच्च संस्कार हैं, इतनी नम्रता, इतना आदर स्नेह प्यार कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक बड़ी शख्सियत के पास जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं एक इंसान के पास जा रहा हूँ। प्रोफेसर बिस्सा सिंह जी, जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जाना पहचाना व्यक्तित्व है उनका। आदरणीय मूलचंद जी, जिन्होंने ख़ासकर मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में इन्होंने जो मेहनत मशक्क़त की है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि इनके लिए भी तालियां ज़रूर बजाएं। अभी सुराना साहब ने कहा कि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक और साल बीत गया उसके बगैर, उसके होते ही होते थे ज़माने अपने। कुछ लोग जिंदगी में फरिश्ते बनकर आपके पास आते हैं, उनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो ऐसा ज्ञान दे जाते हैं आपको, किस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। मैं आज तक भी सोचता हूँ कि जब मैं यूपीएससी में अपीयर हुआ तो मैंने वो जो इंटरव्यू दिया, मेरे लिए वो एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए मैं कई महीनों तक सो नहीं पाया, लेकिन वो 46 मिनट और 18 सेकंड कैसे गुजर गए, आज भी जब मैं याद करता हूं तो जिसमें एक सिरहन सी दौड़ जाती है। ये इसलिए होता है, आपने अभी इस पहला मुकाम है आपकी ज़िंदगी का, आपके प्रोफेशन का। ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुझे उन किताबों से, सच बोलने में मैं कभी डरता नहीं हूँ, मुझे इन किताबों से हमेशा बड़ा डर लगता रहा जिन किताबों को पढ़ने के बाद
किसी इम्तिहान में बैठना हो, तो मैं सारी जिंदगी मैं उन किताबों से परहेज करता रहा। लेकिन उसके उलट जिस किताब को पढ़कर जिंदगी का इम्तिहान देना था, वो चाहे किसी भी देश की कोई भी किताब हो, किसी भी भाषा का ज्ञान हो, वो किताबें मैं दावा कर सकता हूं 100% नहीं तो 80% मैंने पढ़ी हैं और 20% बकाया है। एक जैनिज्म की छोटी सी कहानी के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा। महात्मा बुद्ध ने एक बार जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनसे कहा कि आनंद, विहार में जो भी भोजन तैयार होता है, भिक्षु सुबह निकल जाते हैं और सामग्री एकत्र करके शाम को आश्रम में विहार में लौट आते हैं। लेकिन आज आनंद ऐसा है, आज तुम जो भिक्षा लेके आओ वो ऐसी भिक्षा होनी चाहिए जो आज तक तुम मेरे लिए कभी नहीं लेके आए। तो आनंद ने थोड़ा सोचा, फिर सर झुका के कहा, तथागत, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। और वो एक भिक्षु की तरह, जैसे दूसरे भिक्षु अलग अलग दिशाओं में भिक्षा के लिए निकल पड़े, आनंद भी चले गए। जहां भी जाते वो भिक्षा के लिए, उन्हें वही चीज मिलती जो रोज मिलती थी, और आनंद भिक्षा लेने से मना कर देते। फिर दूसरी जगह जाते, इसी तरीके से ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। लेकिन आनंद को वो भिक्षा न मिली जो तथागत ने कहा था कि आज वो भिक्षा लेके आनी है जो तुम पहले कभी नहीं लेके आए। ये आनंद का इम्तिहान था। आनंद परेशान था। शाम ढल रही थी, कोहरा जम रहा था। तो आनंद ने कहा कि अब बेहतर यही है कि विहार को लौटा जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गुरुदेव से माफी मांग लूंगा। तो जब वो आश्रम की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रुंड मुंड बरगद के पेड़ के नीचे, बड़े से तने के नीचे, एक बुढ़िया भिखारन बैठी हुई है। 90 से ऊपर उसकी कोई उम्र होगी, और झुर्रियों भरा जिस्म, निर्वस्त्र, और उसके हाथ में कांसा, और एक सिर्फ कमर के इर्द गिर्द मैला कुचैला एक चिथड़ा बांधा हुआ वो बैठी थी। आनंद जब उसके पास से गुजरने लगे तो आनंद के हाथ में भी कांसा था और उस बूढ़ी भिखारन के हाथ में भी कांसा था। आनंद जब जाने लगे तो उस बूढ़ी भिखारन ने अपना कांसा आनंद के आगे कर दिया। अब इस स्थिति को जरा गौर से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है सोचना। एक कांसा भिखारन का है जो खाली है, और एक कांसा आनंद का है, वो भी खाली है। दो खाली कांसे एक दूसरे से मिल रहे हैं। आनंद को आत्मग्लानि हुई, शर्मिंदगी हुई, और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी वो बूढ़ी भिखारन उठी
और उस बड़े बरगद का जो तना था उसके पीछे जाके खुद को छिपाया और अपनी कमर में वो जो गंदा मैला कुचैला चीथड़ा था वो उतार कर आनंद के कांसे में डाल दिया। आनंद फूट फूट के रोने लगे। तभी उन्हें तथागत की आवाज सुनाई दी, आनंद, जो मैं भिक्षा चाहता था वो भिक्षा तुमने ग्रहण कर ली, अब लौट आओ। यही कहानी सब खत्म होती है, लेकिन इसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। बस दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आपने बड़ा लंबा सफर तय करना है, लेकिन अगर आपको ये दो लफ्ज़ कभी जिंदगी में याद रह जाए, संपूर्ण समर्पण, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारे देश का भविष्य मेरी आंखों के सामने बैठा है। आज की इस बेला में मैं खुश हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से और पूरी मेहनत मशक्क़त से आपको जो भी फ़र्ज़, जो भी काम दिया जाएगा, आप बिना किसी की दखल अंदाजी के, वो दखल अंदाजी जो आपको काम करने में अड़चन बने या आपके संपूर्ण समर्पण में अड़चन बने, उसको हरगिज हरगिज मत मानना। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आपके लिए मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात दावे से कह सकता हूँ। हालांकि कहते हैं कि दावा नहीं करना चाहिए, दावा करने का मतलब होता है सलीब। जिस जिस शख्स ने दावा किया उसके हिस्से में सलीब आई, लेकिन मैं फिर भी दावा करता हूं, क्योंकि मैं सलीब के लिए हमेशा तैयार ही नहीं रहता। मैं अपनी सलीब को अपने कंधे पे लटकाए हमेशा घूमता हूं। इसलिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ा हूँ, इसीलिए खड़ा हूँ कि मैंने भी इसी थ्योरी पे काम किया, संपूर्ण समर्पण। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप भी इसी फलसफे को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे तो आप भी जरूर एक दिन एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहां मैं आपको देख रहा हूंगा या आप मुझे देख रहे होंगे या भगवान हमें देख रहा होगा। तभी फैसला होगा, या फिर आने वाली पीढ़ी ये फैसला करेगी कि गलत मैं था या गलत आप थे। लेकिन किसी गलती की गुंजाइश ना रहे, हम अपने मकसद में कामयाब रहें। इसलिए इसी बात के साथ एक बार फिर आपके चरणों में नतमस्तक होता हुआ आपका प्रणाम ग्रहण करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रमेश शर्मा साहब, धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए रमेश शर्मा साहब के लिए। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है,
इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। तो आपने संपूर्ण समर्पण की जो बात कही, दर्द जो आम आदमी का है उसे अपना दर्द बना लीजिए, संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, और फिर जब आप रिटायर होंगे तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, फ्रॉम विद इन ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। इस संकल्प के लिए तालियां बजाइए जोरदार तरीके से आप। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और दाग रहा हूं पहला सवाल। मेरा पहला सवाल बड़ा ही सरल है, आपको यह बताना है रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015, इसमें एमओयूज कितने हुए? 3 अलग अलग सवाल। एमओयूज कितनी राशि के हुए? दूसरा, संख्या कितनी थी? और तीसरा, संभावित कितनी नौकरियां हैं आने वाले 4 वर्षों में? बताइए और जीतिए पुरस्कार। 3 अलग अलग पुरस्कार लेकर के मैं चल रहा हूं। मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी साहिबान, थोड़ा सा इंतजार। यस, फर्स्ट रो में बैठे हैं, कोई बात नहीं, मैं इस रो में पूछ लेता हूं, ठीक है? आपके पड़ोस में। जी मैम खड़ी हुई है आप, जी बताएं, कोई एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सर 295 MOUs। 295 MOUs। मुझे तो जरूरत ही नहीं, तालियां सबने बजा दी। शुभ नाम आपका? भावना शर्मा। भावना शर्मा, तालियां भावना जी के लिए जोरदार बजनी चाहिए। तो फिर बताइए साहब, 295 MOUs, तो अमाउंट, राशि कितनी, इन्वेस्टमेंट होगा संभावित, बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। 3.21 लाख करोड़। 3.21 लाख करोड़। एक मिनट। हाँ साहब, क्या गलत है पहले तो ये बताएं। 3.21 नहीं है, 3.30 लाख करोड़ है। अच्छा, यस किसने बोला? आपने। शुभ नाम? धनपत सिंह। धनपत सिंह। आपका शुभ नाम? अतुल साहू। अतुल साहू, कोई बात नहीं, ठहरिए। 3,21,000 करोड़ आपने बोला। आपका नाम क्या है? चित्रा जोशी। पहले तो आप चित्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जब एग्जैक्टनेस की बात है तो फिर सुन लीजिए, 3,21,199 करोड़। मेरे लिए भी तालियां बजा लो रे। और अब तीसरा सवाल, आपको यह बताना है कि संभावित जॉब्स, नौकरियां कितनी हैं संभावित 4 वर्षों में? बोलिए आप। 2,50,000। 2,50,000। पहले तो मैं ये घोषित करूं, सही है गलत आप ये बताइए, आपको क्या लगता है? आप प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, क्या सोच है आपका? क्या इतनी नौकरियां हो जाएंगी या नहीं होंगी या अधिक हो जाएंगी? कुछ कह पाएंगे आप? MOU अगर जमीनी धरातल पे उतर आते हैं जी, तो जरूर इतनी नौकरियां हो जाएगी। तो इन आकाश से इनको नीचे कौन लाएगा? ये हम ही लोग लाएंगे, सारे हम ही मिलके लोग। कौशल विकास तो के फिर थ्रू। संकल्पित हो जाइए, लाना है, और 2.50 लाख इतने जॉब्स आएंगे। संकल्प है? बिल्कुल संकल्प बजवा दूं है। तालियां? बिल्कुल। तो तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम क्या बताया? डॉक्टर सत्येंद्र बसवाल। डॉक्टर सत्येंद्र बसवाल। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, तालियां तो बजती रहनी चाहिए जब तक मैं यहां आकर के वापस मुड़ नहीं जाऊं। आज हर व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक तिरंगे को अपने घर पर फहरा सकता है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि पूर्व में सरकारी भवनों पर ही तिरंगा फहराया करता था। सवाल बड़ा ही सरल, आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा झंडा कब से फहराया जाने लगा, यानी वो तिथि कौन सी थी जब सबसे पहली बार फहराया गया और फिर निरंतर फहराया जा रहा है, फहरा रहा है? किस तिथि से?
कई बार क्या होता है कि सर सवाल बड़ा सरल होता है, सभी सोचते हैं कोई पेच है। तो सर इसके बारे में भी कभी आप फरमाइएगा कि ये जो मन में वहम आता है कि कोई पेच तो नहीं है, इससे मुक्ति कैसे पाए, और संपूर्ण समर्पण की राह में ये पेच कई बार रोड़ा हो जाता है। तो फाइल रुक गई ना साहब, फाइल रुक गई अभी। यस, हाँ साहब, हाँ खड़े होइए साहब। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 is the relevant date because the Constitution of India came into force, so also the office of the President of India. But उस तिथि से नहीं, क्योंकि अगर यह होता तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल हो जाता। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल की बात कर रहा हूं। आप स्टेट सिविल सर्विसेज के ट्रेनीज हैं। यस, खड़े होइए आप। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इज ए रेलिवेंट डेट बिकॉज हमने आत्मार्पित किया, स्वीकृत किया, अपने आप को दिया। क्या संविधान और कुछ प्रावधान उसी दिन से चुनाव, सिटीजनशिप एटसेट्रा एटसेट्रा उसी दिन से लागू हो गए। लेकिन नहीं, यस 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई, भाई राष्ट्रपति थे ही नहीं। जी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। खैर, एनी हाउ, नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट। ओके, 24 जनवरी 1948। 24 जनवरी 1948 राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा झंडा सबसे पहले 15 अगस्त 1971 को फहराया गया, और तब से हमारी अस्मिता का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता रहा है। उससे पहले राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति जी का स्वयं का झंडा, द प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड, जिसमें 4 खाने, लैपटॉप, अशोक चिन्ह, राइट टॉप हाथी माइट का प्रतीक, लेफ्ट बॉटम तुला न्याय का प्रतीक, एंड राइट बॉटम कमल की बालें एक घड़े में समृद्धि का प्रतीक। फिर एक आवाज उठी कि जब हमारी अस्मिता का प्रतीक तिरंगा है तो प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड राष्ट्रपति जी का व्यक्तिगत झंडा हो सकता है, वहां फहराया जाना चाहिए। अंत तो गत्वा बात मानी गई, एंड 15th of August 1971 was the first date when नेशनल ट्राइकलर अनफर्ल्ड ऑन राष्ट्रपति भवन। इस जानकारी के लिए बजा सकते हैं तालियां आप। अब आप एक रूबाई सुने एक ख्यातनाम गायक और संगीतकार से, फिर पूछूंगा सवाल। देखें उन्हें, पहचाने, सुने। एक बरस में एक बार ही लगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की ज्वाला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन, दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, मदिरालय में देखो, दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। चलिए, आपने अभी एक रूबाई सुनी। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। आपको ये बताना है इस कालजयी रूबाई को कहां से लिया गया, कौन सी रचना से, उसके रचनाकार कौन है। यह तो है एलिजिबिलिटी, जो यह बताएगा वो पात्र है आगे बढ़ने का। प्रीलिम्स, सर प्रीलिम्स भी होता है, वो मेंस में फिर हो, और मेंस में आपको यह बताना है कि उस
विख्यात ख्याति नाम साहित्यकार ने इस रचना के 50 वर्षों बाद एक इतना जबरदस्त होली गीत लिखा कि वो श्रेष्ठ होली गीतों में आज भी शुमार किया जाता है और लोग झूम उठे। आपको बताना वो गीत भी है कौन सा। तो पहले तो एलिजिबिलिटी के लिए हाथ खड़ा करें और दूसरा उत्तर भी। जी खड़ी होइए आप। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। सॉन्ग इज रंग बरसे। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अनुकृति। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। बिल्कुल सही उत्तर। तो अब डॉक्टर साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो रंग बरसे। सर रमेश चंद्र साहब रंग बरसा दें, लेकिन एक शर्त है, आप झूमेंगे, नर्तन करेंगे। क्यों बिस्सा साहब? पक्का? तालियां जोरों से बजाइए आप इसके लिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में च्योना परोसा, सोने की थारी में च्योना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में च्योना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। The illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write, but will be those who cannot learn, unlearn, and relearn. My question is, whose quotation is this? उधर से मैम ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था क्योंकि एक ही हाथ उस समय था। यस मैम। सर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने सुपर किया है कि नहीं, तो शायद वो कुछ और कहना चाहते हैं। जी एल्विन टॉफर। एल्विन टॉफलर, बिल्कुल सही। शुभ नाम? मुकेश सोनी। मुकेश सोनी जी, क्या बात है, वाह मुकेश जी, वाह 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 वाह। एल्विन टॉफलर, अमेरिकन राइटर एंड फ्यूचरिस्ट। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. Whose quotation is this? Very, oh, धमकी, अफसराना अंदाज सर, पर टोटल समर्पण प्रश्नोत्तरी में। सर वो पहले एक हाथ खड़ा कर दिया है। I do not believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. Whose quotation is this? An Indian tycoon, business tycoon. Yes, खड़े होइए आप। मिस्टर रतन टाटा। मिस्टर रतन टाटा। आपका क्या नाम है? अतुल साहू। अतुल साहू साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से साहू साहब के लिए। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कालजयी रचना रच जाते हैं, खुद चले जाते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को होम कर देते हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व था जिससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। जीवन पर्यंत वेदना यही रही कि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। देखें उन्हें क्लिपिंग में और फिर बताएं वो कौन और उनकी कालजयी रचना कौन सी। संकेत इसी में। धरती दोहरारी आतो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती दोहरारी, धरती दोहरारी। उधर भी वो कहेंगे फिर क्या। हाँ साहब बोले आप जी, आगे आए थोड़ा आप जी। सर कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया और कालजयी रचना पाथल और पीथल।
पाथल और पीथल तो बचपन में पड़ी थी, लेकिन धरती दोरारी। वाह, शुभ नाम आपका? नारायण सिंह चारण। नारायण सिंह चारण साहब, वाह क्या बात है, क्या बात है। और ऐसा प्रतीत होता है, ये गीत को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारे प्रदेश का यानी राजस्थान का राष्ट्रीय गीत है। सुने आप इसे। पंछी मथुरा मथुरा बोले,